तक्षशिला में आचार्य चाणक्य ने जैसे ही सुकन्या से कहा कि उसे तक्षशिला छोड़ना होगा, तो सुकन्या ये सुनकर हैरान हो गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने दोबारा पूछा, आचार्य, क्या ये सच है? मुझे तक्षशिला छोड़कर जाना होगा? चाणक्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ पुत्री, विषकन्या बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसमें खतरा भी बहुत है। अगर किसी को तुम पर संदेह हो गया तो हमारा लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए तुम्हें यहां से जाना ही होगा। सुकन्या निराश होती हुई बोली, आचार्य, कोई और विकल्प नहीं है? चाणक्य समझाते हुए बोले, पुत्री, लक्ष्य का कोई विकल्प नहीं होता। वो या तो प्राप्त होता है या फिर व्यक्ति असफल हो जाता है। सुकन्या यह सुनकर और भी निराश हो गई। तब आचार्य चाणक्य बोले, तुम्हें निराशा को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। निराशा टोकरी में रखे उस सड़े फल के समान होती है, जो अपने साथ साथ बाकी फलों को भी सड़ा देता है। अगर तुम निराश हुई तो तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। सुकन्या को तक्षशिला से बाहर जाने से ज्यादा दुख चंद्रगुप्त से दूर जाने का हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आचार्य, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। चाणक्य बोले, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा है पुत्री। सुकन्या का दृढ़ निश्चय देखकर वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह तक्षशिला के विश्वविद्यालय में आचार्य गजानन की कक्षा चल रही थी। वो आज सभी छात्रों को एक विशाल पुष्प के बारे में बता रहे थे। उनके हाथ में चमेली के पुष्प के समान दिखने वाला एक पुष्प था। गजानन वो पुष्प छात्रों को दिखाते हुए बोले, ये दिखता अवश्य चमेली के पुष्प जैसा है, लेकिन है नहीं। जब कोई व्यक्ति इस पुष्प के संपर्क में आता है तो उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी एक छात्र ने उत्सुकतावश पूछा, आचार्य, ये फूल कहाँ मिलता है? गजानन बोले, हर जगह, बस इसकी पहचान होनी चाहिए। वो छात्रों को उस पुष्प की पहचान कैसे की जाए ये समझाने लगे। ये सुनकर पब्बत ने हंसकर फुसफुसाते हुए वीरसेन से कहा, हमें क्या करना है अब इसकी पहचान जानकर या इन औषधियों का? हमारा शत्रु तो खुद विषैला बनकर भगवान को प्यारा हो चुका है। वीरसेन भी मुस्कुराते हुए बोला, सत्य कह रहे हो मित्र। दोनों अभी चंद्रगुप्त की मृत्यु के बारे में बात ही कर रहे थे कि इसी बीच कक्ष के द्वार से चंद्रगुप्त की आवाज आई, आचार्य, क्या मैं कक्षा में प्रवेश कर सकता हूं? सबने द्वार की ओर देखा तो चंद्रगुप्त वहां खड़ा था। वो स्वस्थ और प्रसन्न लग रहा था। उसे देखते ही आचार्य गजानन हैरान रह गए। पब्बत और वीरसेन की आंखें भी फटी की फटी रह गई। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गजानन ने आश्चर्य से कहा, चंद्रगुप्त, तुम? चंद्रगुप्त ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम किया और फिर विनम्रता पूर्वक बोला, जी आचार्य, क्या मैं अंदर आकर बैठ सकता हूं? गजानन को विश्वास नहीं हो रहा था कि चंद्रगुप्त उनकी आंखों के सामने जीवित खड़ा है। उन्होंने मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? पब्बत ने तो कहा था कि चंद्रगुप्त को सांप ने डस लिया है, फिर वो सांप के जहर से बच कैसे गया? ये तो असंभव है। गजानन को इस तरह से शांत देखकर चंद्रगुप्त ने फिर पूछा, आचार्य, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? गजानन का ध्यान चंद्रगुप्त की ओर गया। वे अनजान बनते हुए कठोर स्वर में बोले, कहां थे तुम? कल भी कक्षा से अनुपस्थित थे, और आज इतना विलंब क्यों? चंद्रगुप्त ने अपना दायां पैर गजानन को दिखाते हुए कहा, आचार्य, एक जहरीले सांप ने परसों रात्रि मुझे डस लिया था। मैं परसों रात्रि से लेकर कल सुबह तक बेहोश था। काफी उपचार के बाद मुझे होश आया। अब मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गया हूं। क्षमा चाहता हूं, कल मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाया। चंद्रगुप्त की बात सुनकर गजानन और पूरी कक्षा हैरान थी। गजानन ने मन ही मन सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि सांप के जहर से ये पूरी रात्रि बेहोश रहा, फिर भी जीवित बच गया? आश्चर्य। उन्होंने बुझे हुए मन से चंद्रगुप्त को प्रवेश की आज्ञा दे दी। चंद्रगुप्त ने कक्षा में प्रवेश किया।
इधर पप्पत और वीरसेन तो जैसे इसी डर में थे कि चंद्रगुप्त किसी को ये बात ना बता दे कि ये सब उनकी गलती है। वीरसेन ने फुसफुसाते हुए पप्पत से कहा, मित्र, चंद्रगुप्त बच कैसे गया? पप्पत बोला, ज्ञात नहीं, हमने तो देखा था कि इसकी सांसें चलनी बंद हो गई थी। वीरसेन बोला, कहीं ये कुलपति को जाकर परसों रात्रि का सच ना बता दे। पप्पत ने चंद्रगुप्त की तरफ देखकर कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसी गलती करेगा। अगर उसने बताया तो वो खुद भी फंस जाएगा, और फिर भला सांप ने इसको जो काटा, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, और इस बात के गवाह यहाँ मौजूद कई छात्र हैं। पप्पत की बात सुन वीरसेन की जान पे जान आई, लेकिन चंद्रगुप्त के बच निकलने का दुख उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। जब तक आचार्य गजानन की कक्षा खत्म नहीं हुई, वो चंद्रगुप्त को देखते, बस देखते ही रहे। कक्षा खत्म होने के बाद गजानन कक्षा से बाहर निकले और दूसरी कक्षा की ओर जाने लगे, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चंद्रगुप्त जीवित लौट आया है। वो उसके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनकी भेंट सामने से आते आचार्य चाणक्य से हो गई। चाणक्य को देख एक बार को उनका मुंह बन गया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया। वो फिर मुस्कुराए और चाणक्य को देख बोले, आपकी यात्रा कैसी रही आचार्य? पलायन करने वालों को आपने तो रोक ही दिया होगा। वहां की स्थिति तो ठीक है ना? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, अफवाहों के जहर को तो मैंने कम अवश्य कर दिया है, परंतु उसकी काट की औषधि को ढूंढना अति आवश्यक है। गजानन को उनकी बात समझ नहीं आई। उन्होंने बिना कुछ कहे वहां से जाना चाहा कि तभी चाणक्य ने उनके हाथ में औषधि की पुस्तकें देखते हुए फिर से कटाक्ष किया। प्रयोग के बिना औषधि का ज्ञान व्यर्थ है। छात्रों को शायद ये बात बहुत अच्छे से समझाई है आपने, इसीलिए वो प्रयोग की राह पे चल पड़े हैं। गजानन ने मुड़कर चाणक्य को देखा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए चुपचाप वहां से निकल गए। गजानन ने मनी मन सोचते हुए कहा, आखिर आचार्य चाणक्य के मन में क्या चल रहा है? कुछ दिनों पहले उनके पास विषैली औषधि और विषधरों से जुड़ी किताबें और ताड़पत्र थे, और आज भी औषधि की ही बातें कर रहे हैं। कहीं इन सब में कोई रहस्य तो नहीं छुपा है? तभी पीछे से पप्पत आकर बोला, क्या हुआ आचार्य? गजानन सोचते हुए बोले, चंद्रगुप्त का सर्प के विष से बच जाना और आचार्य चाणक्य का कुछ दिन पहले विषैली औषधि की पुस्तकें ले जाना, इन सब में कोई तो संबंध है। हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि आखिर चाणक्य के मन में चल क्या रहा है। पप्पत बोला, आचार्य, मैंने स्वयं अपनी आंखों से चंद्रगुप्त को मरा हुआ देखा था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। गजानन बोले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आचार्य चाणक्य को पहले से ज्ञात था कि भविष्य में ऐसा कुछ होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से छूट रहा है। हमें उसी कड़ी को ढूंढना पड़ेगा। गजानन बहुत दुविधा में थे। सब उनकी समझ से बाहर था, जिसके चलते अब उन्हें खुद पर ही क्रोध आने लगा था। जहां तक्षशिला में गजानन चाणक्य की चाल को समझने का प्रयत्न कर रहे थे, वहीं मगध में शंभुनाथ अमात्य को अपनी चाल में फंसाने चले थे। अमात्य द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद राजहंस बेचैन हो चुका था। वो किसी तरह सबकी नजरों से बचता हुआ मंत्री शंभुनाथ से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचा। शंभुनाथ अकेले ही अपने कक्ष में बैठे थे और उनके सामने चौसर की पिसातें बिछी हुई थी। शंभुनाथ को अकेले चौसर का खेल खेलता देख राजहंस बोला, मंत्री जी, ये खेल तो 4 लोगों के साथ खेला जाता है, लेकिन आप तो अकेले ही खेल रहे हैं। शंभुनाथ मुस्कुराते हुए बोले, ये खेल भले ही 4 लोगों में खेला जाता होगा, लेकिन मेरा उन चारों प्रतिद्वंद्वियों के मस्तिष्क में घुस उनकी मंशा को भांपना आवश्यक है। राजहंस वहां बैठते हुए बोला, मंत्री जी, ये तो बहुत कठिन मालूम पड़ रहा है। शंभुनाथ ने गंभीर होते हुए सेनापति भुजंग वाली चाल चली और बोले, ये सब छोड़ो, तुम अपना कार्य बताओ, किस कार्य हेतु आए थे? राजहंस सर पकड़ते हुए बोला, मंत्री जी, मुझे लगता है कि अमात्य को आभास हो गया है कि मालकेतु के साथ कुछ गलत हुआ है। उन्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा था। शंभुनाथ का ध्यान खेल से हट राजहंस की तरफ गया। वो बोले, विस्तार से कहो। राजहंस ने उन्हें अमात्य के उसके कक्ष में आने
और मालकेतु के बारे में पूछताछ करने की सारी बात बता दी। यह सुन शंभुनाथ का चेहरा खिल उठा। वो मुस्कुराते हुए बोले, उत्तम, यही समय है अमात्य का ध्यान। शंभुनाथ के मुख से मुरा निकलने वाला था कि तभी उन्होंने खुद की वाणी को लगाम दिया और बोले, मुझसे हटाकर मालकेतु पर मोड़ने का। राजहंस ने हैरान होकर कहा, मंत्री जी, मैं समझा नहीं। शंभुनाथ बोले, अमात्य का ध्यान अभी मालकेतु पर है और साथ ही वो मुझे हराने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा आभास करा दें कि मालकेतु के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, अर्थात वो जीवित है, तो? राजहंस अचंभित होता हुआ बोला, क्या ऐसा संभव है? शंभुनाथ एक गहरी सांस लेते हुए बोले, असंभव तो इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। अब बस अमात्य को वास्तविक मालकेतु नहीं, बल्कि मालकेतु के भूत के पीछे दौड़ाना है। राजहंस बोला, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? अगर कर भी दिया तो अमात्य को यकीन दिलाना असंभव हो सकता है। शंभुनाथ सोचते हुए बोले, अगर अमात्य को यकीन दिलाना है तो उसके लिए हमें योजना बनानी होगी। अगर उस योजना में तनिक भी खामी हुई तो उन्हें समझते देर नहीं लगेगी। अभी तुम जाओ और तक्षशिला लौटने की तैयारी करो। बस ये याद रखना कि उससे पहले महामंत्री अमात्य का ध्यान भटकाना आवश्यक है। मुझे कोई उपाय खोज लेने दो। राजहंस ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही शंभुनाथ बोले, मुझे मुरा को भी इसकी खबर देनी होगी। मगध में जहां शंभुनाथ को अमात्य को फांसने का मौका मिल चुका था, वहीं तक्षशिला में चंद्रगुप्त भी अपने सहपाठी को फांसने का मन बना चुका था। कक्षा समाप्ति के बाद चंद्रगुप्त उस छात्र के पास जा पहुंचा, जिसके चलते वो तलवारबाजी के लिए उस दिन मैदान में उतरा था। चंद्रगुप्त ने उस छात्र से माफी मांगते हुए कहा, क्षमा कर देना मित्र, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाया। वो छात्र बोला, मित्रों के बीच क्षमा कैसी? बल्कि क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि उस रात मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। पर मुझे खुशी है कि तुमने मेरे लिए प्रयत्न किया और अपनी जान भी दांव पर लगाई। जीत हार तो होती रहती है। मैं तुम्हें जीवित देखकर बहुत खुश हूं। चंद्रगुप्त बोला, हाँ, लेकिन उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे शुल्क की व्यवस्था हो गई होगी। यह सुनकर वो छात्र सकपका गया। उससे कोई जवाब देते नहीं बना। चंद्रगुप्त बोला, कोई परेशानी है? वो छात्र बोला, नहीं नहीं, राजकुमार पपत ने मेरी मदद कर दी थी। शायद उस दिन के हादसे से वो डर गए थे, इसलिए। चंद्रगुप्त बोला, यह तो अच्छी बात है। और ये कहकर चंद्रगुप्त उससे कुछ देर के लिए इधर उधर की बातें करने लगा। दोनों तेज तेज हंस रहे थे। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त बोला, चलो मित्र, मैं चलता हूं। ये कहकर चंद्रगुप्त ने उससे विदा ली और छात्रावास की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच उसने टेढ़ी नजर से दीवार के किनारे पे देखा, जहां खड़े होकर पप्पत और वीरसेन छुपकर उन दोनों को ही देख रहे थे। मन ही मन मुस्कुराता हुआ चंद्रगुप्त बोला, मुझे याद है कि तुमने उस दिन जो कुछ किया वीरसेन और पप्पत के कहने पर किया। उन्होंने तुम्हें मोहरा बनाकर अपनी चाल चली, लेकिन अब मेरी बारी है। तुमने मित्रता की आड़ में मेरे लिए जो गड्ढा खोदा था, अब उसमें तुम स्वयं गिरोगे और तुम्हें गिराएगा तुम्हारा परम मित्र राजकुमार पप्पत। इधर चंद्रगुप्त को उस छात्र के साथ हंसता हुआ देख पप्पत को शक हो गया कि कहीं वो उसके साथ तो नहीं मिल गया है। चंद्रगुप्त मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। चंद्रगुप्त को मुस्कुराता देख पप्पत ने वीरसेन से कहा, उस छात्र को नहीं छोड़ेंगे, वो अवश्य ही चंद्रगुप्त के साथ मिल चुका है। वीरसेन बोला, हाँ मित्र, पर अभी नहीं, सही समय पे। पप्पत ने उसकी बात पे अपनी सहमति जताई, लेकिन वो गुस्से से उसी छात्र को देख रहा था। तक्षशिला में चंद्रगुप्त अपनी चाल चल चुका था। वहीं शंभुनाथ अपनी चाल को कामयाब बनाने के लिए मुरा को ढूंढ रहे थे। शंभुनाथ रसोई घर गए, लेकिन वहां उन्हें मुरा कहीं नहीं दिखी। वो हैरान थे कि मुरा को तो इस समय रसोई घर में होना चाहिए, वो कहां जा सकती है। अब वो उसे ढूंढते हुए दासी कक्ष की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पहुंच वो जैसे ही प्रवेश करने वाले थे कि तभी उन्हें एक प्रहरी ने रोकते हुए कहा, मंत्री जी, आप यहाँ कोई विशेष कार्य? शंभुनाथ बोले, दासी मुरा रसोई घर से अनुपस्थित है, उसी को खोज रहा हूं, बहुत सारा काम पड़ा है। प्रहरी बोला, किंतु यहाँ कोई नहीं है, दासी कक्ष पूरी तरह से खाली है। सभी दासियां अपने अपने कार्य पर गई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं।
शंभुनाथ बोले, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये कहकर शंभुनाथ वहां से चले आए। वो महल के गलियारे से गुजर अपने कार्यालय की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी किसी के सिसकने की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं दिखा। उन्होंने मन ही मन कहा, रोने की आवाज तो इधर से ही आ रही है, कौन हो सकता है? वो सिसकने की आवाज का पीछा करते हुए गलियारे से हट महल के चबूतरे की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो चबूतरे की तरफ बढ़े, आवाज और भी ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। वो जैसे ही चबूतरे पे पहुंचे तो ये देखकर चकित रह गए कि मुरा चबूतरे के किनारे पे खड़ी हो कूदना चाह रही है। तभी मुरा ने वहां से कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया। इधर विशाखा शंभुनाथ को ढूंढते हुए उसी तरफ आ रही थी। उसने शंभुनाथ को मुरा के बारे में पूछताछ करते रसोई घर में ही देख लिया था, लेकिन कार्य में व्यस्त होने के कारण वो उनके पीछे नहीं आ पाई थी। वो इसी सोच में डूबी थी कि आखिर शंभुनाथ को अचानक मुरा से ऐसा क्या काम पड़ गया जो उसके बारे में इतनी पूछताछ कर रहे हैं। विशाखा ने दासी कक्ष के पास आकर शंभुनाथ के बारे में पूछा तो पता चला वो तो यहां से चले गए। विशाखा उनके पीछे उनके कार्यालय की ओर चल दी और वहीं मुरा ने अपने बहते आंसुओं को पोंछा और अपना दूसरा पैर भी आगे कर दिया।